आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एजुकेशन इंडस्ट्री को, जिसमें कि आज हमारा टॉपिक होगा कोचिंग। आज का जो टॉपिक है ये कोई एकेडमिक टॉपिक नहीं है, ये एक जनरल टॉपिक है जो कि जितने भी एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग यूपीएससी के ऊपर चर्चा करते हैं कि यूपीएससी का अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो क्या उसको कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, किसी भी एग्जाम को समझने से पहले कि क्या उसकी कोचिंग लेना है या नहीं लेना, सबसे बढ़िया तरीका है कि उसके सिलेबस को समझ जाइए। देखिए, अगर उसका सिलेबस समझ गए, टाइम कैलकुलेट कर लिए, प्रीवियस ईयर देख लिए, तो ये सब क्या है, क्राइटेरिया है कि जिसपे कि हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या हमें कोचिंग नीडेड है या नहीं नीडेड है। ठीक है, तो एक जनरल लेवल, कुछ ज्यादा एडवांस हम लोग नहीं करेंगे आज, सिर्फ एक बेसिक लेवल ऑफ डिस्कशन करते हैं कि क्या इसमें करना होता है। देखो, जनरल सिर्फ सब्जेक्ट्स लेते हैं। ठीक है, जस्ट एग्जांपल के लिए हिस्ट्री ले लीजिए, अपना पॉलिटी ले लीजिए, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। ये चार बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सबको पता है। यूपीएससी की तैयारी में ये मेजर सब्जेक्ट्स माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ क्या इन्हीं चार सब्जेक्ट्स को पढ़ के क्या एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं? नहीं, और भी सब्जेक्ट्स यहां पर हैं। जैसे आप ले लीजिए साइंस एंड टेक ले लीजिए, ठीक है, एनवायरमेंट ले लीजिए, डिजास्टर मैनेजमेंट ले लीजिए, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी ले लीजिए, इंटरनेशनल रिलेशंस ले लीजिए, गवर्नेंस ले लीजिए, सोसाइटी ले लीजिए, आर्ट एंड कल्चर ले लीजिए। ये जनरल स्टडीज के टॉपिक्स हैं। तो आप इसको अगर सिर्फ काउंट भी करें कि मेजर सिर्फ कितने टॉपिक्स आपको हो रहे हैं, अप्रॉक्स 12। ठीक है, इसके अलावा आप लोग को क्या पढ़ना होगा, ऑप्शनल पढ़ना है। ठीक है, ऑप्शनल अलग से है, इसको मैं साइड से लिख रहा हूं। ठीक है, ऑप्शनल ले लीजिए, फिर क्या लीजिएगा, मैथ्स ले लीजिए, सीसेट जिसको कहते हैं। तो ये एसए ले लीजिए, ये मैंने अलग से सब्जेक्ट्स आपके लिए। एथिक्स ले लीजिए। यानी ऑन एन एवरेज कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे? 16। इतने आपको सब्जेक्ट्स करने हैं। ठीक है, तो कितना टाइम लगने वाला है इस चीज को करने में, क्या प्रोसीजर लगेगा इसको पढ़ने में, कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखिए, ये जो टॉपिक्स अभी हमने लिखे हैं कितने थे? 16 अप्रॉक्स। अगर देखिए आप बहुत ही बिलो एवरेज से बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, मान लीजिए अबव एवरेज हैं, एवरेज स्टूडेंट से बहुत ही अच्छी पढ़ाई करते हैं, जिसको कि मैं कह दूं कि आप लाइट के स्पीड से पढ़ते हैं, इतने होशियार हैं कि जितनी लाइट की स्पीड है उसी की स्पीड से आप बुक को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तब भी अगर आप टॉपिक्स, नंबर ऑफ चैप्टर्स को काउंट करें हर एक सब्जेक्ट्स में, तो आपको मिनिमम, अगर एक महीने भी अगर आपको एक सब्जेक्ट पर एक पेपर पे आपको लग रहा है, सपोज ज्योग्राफी, तो आपको मिनिमम भी कितना, 16 मंथ्स, या चलिए आप कुछ पेपर्स क्या है कि मेंस पर्सपेक्टिव से होता है, यहाँ पे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी काउंट कर लीजिए, तो देखा जाता है तो 10 to 11 मंथ्स मिनिमम लगता है। किसमें? ये सिर्फ सिलेबस को एक बार कवर कर लेने में। समझिए बात, सिर्फ सिलेबस को खत्म करने में सिर्फ आपको कितना टाइम लगने वाला है? 10 से 11 महीना। तो आप ही एक बात सोचिए कि अगर आप इस चीज के लिए कोचिंग लेते हैं, ठीक है, कोई भी कोचिंग हो, XYZ कोई कोचिंग है, और देखिए ये प्रॉब्लम इसीलिए अराइज हो रहा है क्योंकि ये अभी से प्रॉब्लम नहीं है। आप जितने भी सीनियर एस्पिरेंट्स होंगे आपसे, कि नहीं, जो क्वालिफाई भी कर चुके हैं एग्जाम को, जो नहीं भी क्वालिफाई, उनसे आप इस चीज पे बात कीजिएगा, आपको यही राय देंगे कि अगर आप कोई भी कोचिंग ले रहे हैं, सपोज पहला हम लोग लेते हैं, कोई भी कोचिंग कितना होता है? 1 ईयर प्रोग्राम। ठीक है, तो 1 साल का हम ले लेते हैं कोचिंग, और हर सब्जेक्ट को पढ़ने में कितना टाइम लगा था? 1 मंथ। टोटल सब्जेक्ट प्रीलिम्स को सिर्फ खत्म करने के लिए भी कितना समय चाहिए था? 10 मंथ्स। किसको? कोई भी नए स्टूडेंट्स को, ये मैं फ्रेशर्स के लिए बात कर रहा हूं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको इतना टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, यानी 10 महीने कोई भी फ्रेशर स्टूडेंट को ये टाइम लग जाएगा। अब आप बताइए, कोचिंग को सिर्फ सिलेबस खत्म करने में 10 महीने लग रहे हैं अप्रोक्स, और ये भी कैसे होगा? चलिए, ये XYZ कोई कोचिंग है, अगर
हर हफ्ते में कितने संडे है? एक ही संडे है। तो एक महीने में कितने संडे आ रहे हैं? 4 संडे। ऐसे टोटल कितने महीने होते हैं पूरे साल? एक साल की कोचिंग है तो मैं 12 महीने काउंट कर लूं, यानी लमसम 48 डेज छुट्टी तो आपकी इसी चीज की हो गई। अगर आपको कोचिंग नहीं देता है तो अच्छी बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द संडे ऑफ ही रहते हैं। ये सिर्फ मैं संडेज को कैलकुलेट कर रहा हूं। अगर मैं पब्लिक हॉलीडेज को काउंट कर लूं या कोचिंग का अपना पर्सनल हॉलीडे भी कहीं कहीं चलता है, उस चीज को भी काउंट कर लूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिगर आराम से 100 डेज पहुंच जाएगा मिनिमम, आराम से। सिर्फ नेशनल हॉलीडेज को और पब्लिक कुछ हॉलीडेज को काउंट कीजिए, आप यहां पहुंच जाएंगे इस नंबर पे। यानी आपके पास पूरा समय कोचिंग इंडस्ट्री ने कितना दिया है आपको? 365 दिन आपके पास था एक साल में तैयारी करने के लिए, था ना? अब इसमें एक बात बताइए कि अगर 100 डेज में माइनस भी कर दूं, टोटल कितना दिन बच रहा है? 265 दिन सिर्फ क्लासेस आपके चलने वाले हैं। ये बेस्ट कोचिंग की बात कर रहा हूं कि अगर पूरा फुल्ली ऑपरेट कर रहा है डेली तो ठीक है। अब ये 265 में देखिए, आपको ये कोचिंग आपको इतना टाइम दे रहा है 265। देखिएगा, मैथ्स को समझिए यहां पे। और आपको मिनिमम सिलेबस कवर करने के लिए कितना समय चाहिए? अगर कोचिंग ही करा रहा है, 1 महीने अगर दे रहा है प्रति सब्जेक्ट को, हर सब्जेक्ट को 1 महीने, फिर भी कितने आपको चाहिए थे? 10 से 11 मंथ। तो सिर्फ आप कोचिंग, आप अगर कितने दिन की छुट्टी आपको अलाउ कर सकता है? मैक्सिमम 60 दिन की। कि अगर 60 दिन कोचिंग ना चले, 12 महीने में 10 महीने में मान लो कोई कोचिंग कंप्लीट कर दे रहा है, तो 2 महीने ही छुट्टी है ना? तो सिर्फ 60 डेज अगर आप छुट्टी करते हैं 365 में, तब जाके केवल क्या खत्म होने वाला है? सिलेबस। इतना। तो बताइए, अगर आपका कोचिंग, आप कोचिंग को ज्वाइन कीजिए बिल्कुल, लेकिन तभी जब इस मैथ्स पे आप काम कीजिए कि अगर वो कोचिंग है जो आपको लमसम 10 मंथ्स कंटिन्यू कर रहा है और एक पेपर को खत्म करने के लिए पर डे अगर कोचिंग एक क्लास भी ले रहा है, तो इसमें कितने 3 आवर्स लगने चाहिए? ऑन एन एवरेज लेता हूं, सभी कोचिंग इंडस्ट्रीज का देख लो, ठीक। तो 3 घंटे का भी अगर क्लास ले रहा है, कब तक? 10 महीने तक लगातार, तब जाके सिलेबस खत्म हो जाएगा। तब मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि वैसे कोचिंग में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर इससे बिलो कोई ऑपरेट कर रहा है, तब तो फिर डिसीजन आपका है। मैथ्स आपको मैंने सिखा दिया है डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करना है। तो चलो, अब तुम लोग में से कुछ होगा जेम्स बॉन्ड टाइप का। अब यहां क्या बोलेगा कि कोई बात नहीं सर, मैं 1 साल वाला प्रोग्राम में तो नहीं लेने वाला। अगर ये कोचिंग में ये क्राइटेरिया नहीं फुल हो रहा है, तो 1 साल में कोचिंग इंडस्ट्री मेरा सिलेबस तो नहीं खत्म कर रही है, 2 साल वाले में ले लेता हूं। देखो कैसे ये मार्केट ऑपरेट कर रहा है 2 साल में। यानी मान के चलो तुम्हारा सिलेबस ए से बी तक पहुंचा हुआ था 1 साल में, तो ये जो सेकेंड ईयर में जो तुम्हारा बाकी सिलेबस है यहां तक बी से सी मान लो, तो क्या कोचिंग इंडस्ट्री तुम्हारे लिए अलग से जो बैच तुम्हारा चल रहा था, ये बैच नंबर मान लो बैच नंबर 20 है, B20, तो क्या ये B20 ही बैच रहेगा या फिर कोई नया बैच में आपको जोड़ दिया जाएगा? तो एक बात बताइए, अगर नया बैच में आपको जोड़ दिया, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो चल रहा था वो ही सिलेबस यहां से वापस कंटिन्यू हो जाएगा पढ़ाना? नए बच्चे हैं, मेजर टॉपिक्स करना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब। यानी हर साल आप किस में पड़ जाइएगा? ट्रैप में, गोल 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 गोल। यानी एक चीज तो यहां पे क्लियर हो जा रहा है कि कोचिंग इंडस्ट्री आपको सिलेबस खत्म करा के नहीं देने वाला है, आपको खुद ही अपना एफर्ट्स डालना पड़ेगा। तो कोचिंग पे सेल्फ रिलायंट होने का जरूरत आप लोग को नहीं है। और कोई कोचिंग अगर कह रहा है कि अगर मैं सिलेबस खत्म कर रहा हूं, तो आप नॉर्मल मैथमेटिक्स कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप लोग को क्या है कि अभी फ्रेशर्स हैं, इस चीज को समझना पड़ेगा। क्यों आप लोग को लगता है अभी बहुत टाइम है, मेरे पास बहुत टाइम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और फ्रेशर्स के लिए तो चलो ठीक भी है, 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ। अगर कोई जिसका मेन ही अटेम्प्ट है ये, मतलब ग्रेजुएशन कर लिया हो, उसके लिए कितना दिक्कत है ये कि वो हर साल क्या इसी लूप होल में वो क्या फंस के रह जाएगा। कंप्लीटली चक्र है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ये सब क्या है? एक मार्केटिंग टैक्टिक्स है आपको जो सिखाया जाता है कि। और कोचिंग के ब्रोशर में देखिएगा आप कभी भी, प्राइवेट कोचिंग क्या करेंगे आपको कि कंप्लीट सिलेबस कवरेज ये आपको लिखेगी, या फिर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। तो ये तो बात ही गलत हो गया ना कि क्या कंप्लीट करने वाले हैं सिलेबस। कभी भी देखिए, आप अपने सीनियर एस्पिरेंट से इन चीज को पूछ के देखिए जो 2 साल 3 साल से एग्जाम दे रहे हैं, आपको डायरेक्ट एक सिंगल वर्ड में जो आंसर आएगा उनसे, उस चीज पे बिलीव कीजिए। तो ये इशू तो आप लोग को समझ में आ गया है कि सिलेबस खुद ही आपको करना है, कोचिंग आपको सिर्फ क्या करने वाला है?
गाइडेंस, सिर्फ और सिर्फ गाइड करेगा कि क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक्स है, खुद टॉपिक्स को थोड़ा एलोबरेट करेगा, लेकिन जो आंसर्स तैयार करने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करना है, मेंस करना है, मेंस का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, इंटरव्यू के लिए उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा अच्छे से, तो ये कोचिंग इंडस्ट्री आपको करा क्या, भूल जाइए, नहीं देने वाला है। दूसरा सबसे बड़ा ये चीज जो प्राइवेट कोचिंग या कोई भी कोचिंग ले लीजिए, चलिए, जहां पे स्कॉलरशिप का एक बहुत बड़ा इशू चलता है, ठीक है, कि कोचिंग इंडस्ट्री, आपने भी सुना होगा बचपन से कई कोचिंग्स में ऐसा कि आपको क्या दिया जाता है, एक स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए इनवाइट किया जाता है कि आप आइए, स्कॉलरशिप दीजिए। स्कॉलरशिप यानी आपके अंदर अगर योग्यता है तो आप उस चीज को क्या कीजिए, आपका डिस्काउंट एक दे दिया जाएगा, मतलब एक हम टेस्ट लेंगे, टेस्ट में अगर आपको बहुत ही अच्छा नंबर आ गया तो क्या करेंगे, हम आपको एक डिस्काउंट देते हैं, सिंपल सा, इतना समझ रहे हैं तुम लोग। अब देखो ये है बहुत अच्छा चीज कि जितना योग्य लोग है, जो पढ़ने में अच्छा है उसको दे दीजिए स्कॉलरशिप, वो अच्छे से पढ़ेगा, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन जब इसके अंदर जाइएगा, इसका मैथमेटिक्स में, तब आपको समझ आएगा कि ये रियलिटी में क्या है ये स्कॉलरशिप टेस्ट, ठीक है। चलो आज तुम लोग को इस चीज का हम दिखाते हैं रियलिटी। चलो कोई फिर से XYZ कोई कोचिंग है, ये तुम्हारा क्या ले रहा है, स्कॉलरशिप टेस्ट, यानी आइए एग्जाम दीजिए, अच्छा नंबर लाइए, अगर आप अच्छे हैं तो आपको हम क्या दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। चलो, तो ये कोचिंग मैं मान के चलता हूं, कोई भी इंस्टीट्यूशन है दो तरह का होगा, या तो प्राइवेट होगा या क्या होगा, गवर्नमेंट का होगा। तो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे, कि कोई भी प्राइवेट संस्था है आपको बुला रहा है किस चीज के लिए, स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए, ठीक है। अब स्कॉलरशिप टेस्ट में होता क्या है कि मान के चलिए, एक ग्राफ से हम लोग इसको समझेंगे, ये हम लोग समझ लेते हैं एवरेज बच्चा, ठीक है, जिसको 50% मान लेते हैं, क्लास में आता है, ये बिलो एवरेज है, ये अबव एवरेज टॉपर बच्चा। तो यानी एक बात बताइए, अगर कहीं भी 100 स्टूडेंट्स कहीं भी अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, तो 100 में टोटल पढ़ने वाले कितने होते हैं, चलो मान के चलता हूं सभी पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ का रैंकिंग यहां आएगा, कुछ का यहां भी आएगा कि नहीं आएगा, नीचे में आएगा, 1 और 2 का रैंकिंग देख लीजिए कि बिलो एवरेज और एक अबव एवरेज, इन लोगों ने टेस्ट दे दिया, नंबर भी दे दिया। तो एक बात बताइए, ये जो 100 स्टूडेंट्स गए थे स्कॉलरशिप टेस्ट में, इसमें जो ऊपर वाले स्टूडेंट्स हैं, जिसको हम लोग टॉपर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स कह रहे हैं, यानी उसको सब कुछ आता है तभी तो ये नंबर स्कोर किया है, समझे। तो यानी जिसको पहले से आता है, आप उसको क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए आपका फीस है X, तो आप उसका फीस में से 70% मान लीजिए, 70 तो देता नहीं है, चलो 70% डिस्काउंट दे दिए, नहीं कोई होगा बोलेगा अप टू 90% भी, चलो, यानी जो सबसे तेज विद्यार्थी था, जो सबसे मेधावी विद्यार्थी था, उसको क्या किया आप 90% दे दिए, ठीक है, डिस्काउंट। बचा कितना, हम मानते हैं चलो 70% भी। तो एक बात बताइए, जनरल सोच से, मानवता की सोच पे देखिए कि ये जो स्टूडेंट्स थे, आपको पता है कि ये जो एवरेज स्कोर है, इससे बहुत ही कम बच्चे ही ऊपर आने वाले हैं, मोस्टली बच्चे कहां भरे हुए रहेंगे, यहां पे इस कैटेगरी में। तो ज्यादा जरूरत कोचिंग को किसको सबसे ज्यादा जरूरत है, इन्हीं बच्चों को ना, जिनका बिलो एवरेज मार्क्स आया है। आपको किसको इंकरेज करना चाहिए, किसको, गवर्नमेंट भी देखिए जो योजनाएं चलाती हैं राशन के लिए, क्या अंबानी जी के लिए खोलिए राशन के लिए, यानी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए सपोर्ट कर रही है ना। तो यहां पे क्यों नहीं है एजुकेशन सिस्टम में कि जो बच्चे नीचे हैं इनको जरूरत था, और ये नीचे हैं, तो ऐसा मान के चलता हूं मैं कि इसमें से 50% तो ऐसे होंगे ही होंगे ना, जिनका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा नहीं होगा, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो एक बताइए बात, आप लोग किसको सिर्फ सपोर्ट करेंगे, जो बच्चे पहले से ही अच्छे हैं। और क्या ये तो कहीं से भी पढ़ लेंगे, आप क्या नहीं पढ़ेंगे, कहीं और से पढ़ लेंगे, इनका सिलेक्शन तो होना ही होना है, जरूरी नहीं है कि कहीं एक जगह से पढ़ेगा। तो ये तो पहले से ही टैलेंटेड बच्चे हैं जो मेहनती हैं। जरूरत इस देश में किसके ऊपर फोकस करने की, इन बच्चों पे। और इन बच्चों को क्या स्कॉलरशिप दिया जाएगा, दिया जाएगा। देखो कैसे, अगर स्कॉलरशिप नहीं देंगे, ये कंप्लीट एक मार्केट हो गया। देखो, अब देखो, ये सिर्फ हम लोग बिलो एवरेज की बात करते हैं कि ये जो बच्चा स्कॉलरशिप टेस्ट में, अब ये मार्क्स है, मान लो 100 मार्क्स का टेस्ट था, इसको जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन सेट किया जाता है, समझिएगा, कि आप मत भी पढ़ के जाइए। नासा का एग्जाम ले लीजिए, हमसे ही ले लीजिए, अभी नासा का एग्जाम का एमसीक्यू ले लीजिए अभी हमसे,
10-5 तो सही हो ही जाएगा ना क्वेश्चन, तुक्का भी मारने पे। तुक्का छोड़ो, ये तो उस तरह से सेट किया जाता है कि आपका कम से कम 10 to 20% क्वेश्चन सही रह जाए, ठीक है। यानी मैक्सिमम मान के चलते हैं कितना, 30% भी। अब क्या किया जाता है, आपको दिखाया जाता है कि आपकी तैयारी इस लेवल पर है पहले से। किन बच्चों को, जो बिलो एवरेज है, कमजोर हैं, जो अभी इस तैयारी में पूरी तरह भी नहीं आ चुके हैं, यानी आपको एक फीलिंग दिलाई जाती है कि आप अभी ये ए आपके पास है, आपको सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए, बी। यानी आप अगर यहां एडमिशन लेते हैं तो हम लोग आपका क्या कंप्लीट करवा देंगे, बी पार्ट कंप्लीट करा देंगे, यानी सिलेबस। और सिलेबस का टॉपिक तो मैंने पहले ही आप लोग को डिस्कस दे दिया है ना, कि कैसे सिलेबस खत्म होगा कोचिंग इंडस्ट्रीज में। तो देख लीजिए, स्कॉलरशिप टेस्ट में क्या है कि गिने चुने बच्चे जो हैं उनको जाएगा यहां से बेनिफिट्स, और जो मोस्ट जहां पे सोसाइटी में जहां पे ज्यादा देने का ध्यान है, उन बच्चों को कभी इनकरेज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यानी ये तो पहले से वही बात हो गया ना, कि जो पहले से डेवलप्ड है उसी को डेवलप करो, जो अनडेवलप्ड है इसमें भी जिसका इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, सपोर्ट तो इन्हीं को करना चाहिए था ना। तो क्या इसमें ऐसा होता है, नहीं। अब देखिए कोचिंग, अगर मान के चलिए आप एक कैंडिडेट हैं, आपने टेस्ट दिया, आपका टेस्ट लिया किसने, एक कोचिंग में XYZ, यानी आपने यहां पे रिलेशन किसके बीच में है, आपके और इसमें। अब देखिए, ये जो टेस्ट पेपर आपने लिख के दे दिया, इसमें आंसर लिख के, और ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्राइवेट का मेन मोटिव क्या होता है, अब कोई एक्सेप्शंस को यहां नहीं जोड़ोगे तुम लोग कि हाँ ये कंपनी ऐसी है, आप टाटा को देख लीजिए, ये प्रॉफिट के लिए ज्यादा नहीं काम करती, ऐसा नहीं। जनरल तौर पे बताओ, प्रॉफिट, चलो ये प्रॉफिट पे काम कर रही है, ये एक एंगल दिख गया, प्राइवेट प्रॉफिट पे आपका काम कर रही है, सेटिस्फाइड हो ना। अब देखो, जो आपने टेस्ट लिख के दिया है, इसका इसको चेक कौन करने वाला है, इस पेपर को, यही ना। यानी तुम लोग को जुडिशियरी में कॉन्सेप्ट समझाया है, यहां तुम दोनों के बीच में एक इशू है, और डिसाइड कौन कर रहा है, यही कोचिंग संस्था यहां पे बैठ के एज अ जज डिसाइड कर रहा है कि आपको कितने नंबर आए। अगर रियलिटी में स्कॉलरशिप टेस्ट लेना है तो किसी थर्ड इंस्टीट्यूशन को दे दीजिए ना, कि जहां से आपका मेजर हो जाए कंप्लीट, जो न्यूट्रल हो ना, मतलब खुद ही टेस्ट लीजिएगा और खुद ही उसका मार्क्स दीजिएगा, कुछ गिने चुने बच्चों को स्कॉलरशिप दिखा दीजिएगा, और मोस्टली को क्या है, नहीं दिखाइएगा। देखो दिक्कत क्या है स्कॉलरशिप टेस्ट में, ये क्या है एक स्कॉलरशिप, जैसे किसी भी कंपनी को चलाने के लिए कुछ कॉस्ट होते हैं, जिसको इनपुट कॉस्ट कहते हैं। इनपुट कॉस्ट में तुम लोग बताओ, इकोनॉमिक्स वाला समझेगा, इनपुट में मार्केटिंग कॉस्ट आएगा कि नहीं, ठीक है, यानी मार्केट पे ये कुछ खर्चा करने वाला है। अब ये बच्चे को लाएंगे कैसे स्कॉलरशिप के लिए, मान लो कोई है XYZ, फिर से लेते हैं, कोई एक यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी होगा, वहां पे कुछ मान लो इन्फ्लुएंसर्स होंगे, समझ रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स का मतलब, जो स्टूडेंट से ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं यूनिवर्सिटीज में। आपने क्या किया, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ना, आपने इनको क्या किया कि ये आपके लिए फ्री में क्यों काम करेगा, सिंपल सी बात है, कोई किसी के लिए फ्री में करता नहीं है बेसिकली, और ये इतने सारे इन्फ्लुएंसर क्यों करेंगे आपके लिए फ्री में, यानी इतना तो फिक्स है कि यहां पर क्या है, कुछ कॉस्ट पे किया गया है। और एक बात बताओ, ये कोई इन्फ्लुएंसर ए है जो मान के चलो इस स्कॉलरशिप टेस्ट को प्रमोट करे कि आप आइए स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए, सिलेबस खत्म हो जाए, क्या पता नहीं। अब हमसे ही कोई पूछेगा कि नासा का एग्जाम के बारे में बताइए, हम क्या बता पाएंगे उस पे जी, कोई नॉलेज है हमको उस पे, पहले कहीं क्लास किए हैं उस पे या जॉब किए हैं उस पे, यानी हमको उस चीज पे कोई नॉलेज ही नहीं है। तो यानी इसको मान के चलते हैं कि ये जो ए है इन्फ्लुएंसर है, इसको कोई नॉलेज ही नहीं है, और इसने अपने से जुड़े हुए जितना भी इसका जनता था, इससे क्या कराया, इसने प्रमोट कर दिया। सेम ऐसा कोई और होगा, देखिए, जो प्रमोट कर देगा। सर अब बताइए, इन सब चीजों में ये इन्फ्लुएंसर्स का क्या रोल होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, इंस्टीट्यूशन का क्या रोल था, प्रॉफिट। तो यानी एक बात बताइए, सब जगह जो कॉस्ट आ रहा है, तो ये कॉस्ट कौन, वर्ल्ड बैंक आके देगा, यानी ये कॉस्ट को देने वाला कौन है, जो लास्ट में कैंडिडेट सी जो एडमिशन ले रहा है, ये सारा कॉस्ट किस पे डाल दीजिएगा, उसी पे डालिएगा कि नहीं। तो यानी स्कॉलरशिप का पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि स्कॉलरशिप क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है।
स्कॉलरशिप एक बहुत बड़ा, बताओ, स्कैम है कि नहीं? इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है, और उसका सारा तुम लोग डिटेल्स देख ही लिए। अब इसमें बोलिए कि तो ऐसे तो स्कॉलरशिप टेस्ट होना ही नहीं चाहिए, योग्य विद्यार्थी को तो मिलना ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, ठीक है? नहीं, उसका सॉल्यूशन है ना, स्कॉलरशिप टेस्ट को कैसे कंडक्ट कराइए, क्या क्राइटेरिया रखिए, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखिए ना। मतलब खुद ही क्वेश्चन को सेट कीजिएगा, खुद ही उसका आंसर चेक कीजिएगा, खुद ही उसका मार्क्स भी रिलीज कीजिएगा। बताइए, तो यानी कोई थर्ड पार्टी तो इसमें है ही नहीं जो आपका देख रही है, और मतलब कंप्लीट आपका सर्वेक्षण तो कोई कर ही नहीं रही है, खुद आए करवा रहे हैं ये सारा चीज। बताओ, एजुकेशन एक कमर्शियल बिजनेस बन चुका है कि नहीं इस चीज में? यानी हर जगह यहां पे क्या ऐड हो जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स। तब आप लोग समझिए स्कॉलरशिप टेस्ट का टोटल चीज। तो देखिए, स्कॉलरशिप का समझ तो गए हैं क्या है, ठीक है? चलो अभी इस एंगल पे भी बात कर लेते हैं कि अभी जो हम लोग ने डिस्कस किया, चलो वो सब हाइपोथेटिकल थ्योरी है, खुद से बनाई गई सारी थ्योरी है, हर का अपना अपना सोच होता है, मानसिक विचार होता है। अब देखो, इस पे बात करते हैं कि स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करने का जरूरत क्या पड़ा, किसी भी कोचिंग इंडस्ट्री को ऐसा क्यों करना चाहता है। तो सारे एंगल्स हम लोग देख लेते हैं, कराया है तो कुछ तो रीजन होगा ना। चलो हम लोग एक पहला रीजन देखते हैं। कितना लोग इसमें इकोनॉमिक्स वाला है? चलो इकोनॉमिक्स पे ही बात कर लेते हैं थोड़ा। डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट तो तुम लोग सब पढ़ा होगा, ठीक है? अब देखो, ये कोई संस्था है, अगर इस संस्था में डिमांड, पहले आप सप्लाई दे रहे हैं किस चीज का? सर्विस का। सर्विस मतलब आप पढ़ाई दे रहे हैं वहां पे, ठीक है? तो एजुकेशन को आप एज ए सर्विस दे रहे हैं ना, तो यानी सप्लाई आ रहा है किस चीज का? एजुकेशन का, ठीक है? अब ये जो सप्लाई आया, क्या इसके प्रोपोर्शन में डिमांड आया कि नहीं आया? ठीक है, इकोनॉमिक्स वाला तुम लोग ये ग्राफ पढ़ा है कि नहीं कॉलेज में? डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन होता है, वही तुम्हारा क्या होगा? प्राइस डिटरमाइन करेगा कि यही प्राइस होगा, ठीक है? तो इसका मतलब यह है कि जितना सप्लाई है, मान लो मार्केट में, सिंपल, जो नहीं भी है इकोनॉमिक्स वाला समझो कि सप्लाई क्या है? बहुत ही ज्यादा, और डिमांड है ही नहीं। तो तुम अगर दुकानदार हो, तुम क्या करोगे? उस चीज का प्राइस अगर 100 रुपीज रखे हो, तो प्राइस को बढ़ाओगे कि घटाओगे? घटाएगा ना। तो यानी नॉर्मल स्कॉलरशिप में क्या होता है? प्राइस को क्या किया जाता है? डिस्काउंट किया जाता है ना। तो इसका पहला मतलब तो यही है, ये हम नहीं कह रहे, इकोनॉमिक्स कह रहा है। आप केनेशियन इकोनॉमिक्स पढ़िए, डिमांड सप्लाई सब कुछ उसमें आपको आ जाएगा। ये मतलब आपका जितना आपने सप्लाई दिया उतना आपका डिमांड ही नहीं आ पाया, और डिमांड क्यों नहीं आया वो अपना पर्सनल कारण होगा। आप ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे होंगे, जल्दी सिलेबस कवर कर दे रहे होंगे, आपका बहुत ही अच्छा रेपुटेशन होगा, इसीलिए डिमांड नहीं आ रहा होगा। अरे एक कारण हो सकता है ना, ठीक है? चलो पहला कारण देख लिया इकोनॉमिक्स वाला तुम लोग कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से डिमांड सप्लाई का मिसमैच के कारण ये प्राइस ऊपर नीचे चला गया, ठीक है? सेकंड, मान के चलो ये भी इकोनॉमिक्स का ही है लेकिन थोड़ा सोशलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। यानी देखो, कोई चीज का डिमांड तुमने सप्लाई दिया और सामने क्या आ गया? डिमांड इतना ज्यादा आ गया कि तुमको बाहर से वो सामान को खरीदना पड़ रहा है। यानी 100 रुपए में तुम एक चीज को बेच रहे थे और इतने ज्यादा लोग आ गया है कि तुमको कम पड़ रहा है। तो ये तो नॉर्मल है ना। तब तो बोलिए कि फिर वो ग्राफ बनाइए, प्राइस तो इसमें क्या होगा? इसमें भी नीचे आ रहा है प्राइस, ठीक है? लेकिन देखिए यहां पे प्राइस क्यों नीचे आया? यानी मान लो कोई संस्था है, वहां पे इतना ज्यादा स्टूडेंट्स हो गया, इतना ज्यादा कि एक माइक्रोन का भी जगह नहीं होगा। कोई एक एटम भी बाहर से डालिएगा ना तो नहीं होना। तो इसके लिए इस संस्था का बहुत अच्छा सोच है, एकदम जबरदस्त है, ठीक है? कि इसको इतना फुल हो चुका है कि गेट के बाहर कोई स्टूडेंट्स इसके बैठ रहे हैं, ठीक? अब इसके पास जगह ही नहीं है, तो ये क्या करेगा कि ये जो 100 रुपए था, इसका दिल बहुत अच्छा है, ठीक है? अगर रतन टाटा जी के बाद कोई देश में था तो यही था, मान के चलो। तो ये क्या किया, देश को बढ़ाने के लिए इसको बोला कि चलो मैं 80 रुपए पे ही बेचता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा क्वांटिटी बहुत ज्यादा है ना, इतने ज्यादा लोग को मैं मतलब सर्विस दे रहा हूं। 20 रुपए अगर घटा ही दूंगा स्कॉलरशिप टेस्ट में तो क्या ही जाएगा। लेकिन ये कंडीशन कब आने वाला है? जब आपका डिमांड बहुत ज्यादा हो। तो उस कोचिंग में अगर आप गेट खोल रहे हैं और गेट के उस साइड बोर्ड भी नहीं दिख रहा है आपको, मतलब इतना जगह है कि मतलब जहां पे 100 आदमी का कैपेसिटी था वहां 1000 बैठा हुआ है, तब उस संस्था में देखिएगा कि अगर प्राइस ड्रॉप कर रहा है तब सही बात है, वो इकोनॉमिक्स फॉलो कर रहा है।
ठीक है, दो कारण समझ लिया, डिमांड सप्लाई से समझ गया ना, यानी पहला संस्था जिसमें कोई नहीं आ रहा होगा इसलिए भी प्राइस ड्रॉप कर रहा है। सेकंड में जिसमें बहुत ज्यादा आ गया, इतना ज्यादा आ गया तो उसका रतन टाटा के बाद किसका, उसी का सोच था देश में, तो वो भी क्या किया, प्राइस को डाउन कर दिया। दोनों केस में प्राइस डाउन हुआ। तीसरा केस भी ले लेते हैं कि ये क्या है, मान लो कोई आचार्य द्रोणाचार्य की तरह है, ठीक है, यानी कि मैं अर्जुन बनाऊंगा किसी एक को, यानी जो प्रतिभाशाली है मैं उसको ही ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दूंगा, और ब्रह्मास्त्र क्या, वापस भी खींचने का ज्ञान दूंगा, ठीक है। यानी कुछ ही लोग को, यानी मैं मेरिट बेस्ड सोसाइटी बनाना चाह रहा हूं, यानी जिसके पास मेरिट है, क्षमता है, वो ही उसको दे देंगे हम क्या, डिस्काउंट दे देंगे, जिसको कि क्या बोलते हैं, स्कॉलरशिप। तो इस एंगल को तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 1 2 3 4 कितना, और यहां पे 1 से लेके 100 तक ये है। तो आप इनके ऊपर जो कॉस्टिंग डाल रहे हैं, इनका कॉस्टिंग उठा के तो इन्हीं को रिकवर कर दे रहे हैं। तो आपने कहां कोई स्कॉलरशिप टेस्ट दिया, इसको स्कॉलरशिप टेस्ट मत नाम दीजिए ना, फिर इसको क्या कीजिए, एडमिशन टेस्ट बोलिए कि ये क्या है, प्योरली, और आगे लिख लीजिए किस कारण से आप एडमिशन, यानी स्कॉलरशिप को समझ गया है तुम लोग, सिलेबस को, सबको एक समरी बना देते हैं, ठीक। देखो, यानी जो तुम्हारा मेन सबसे क्या था, सिलेबस, वो लाइट के स्पीड से अगर तुम पढ़ता है, स्टूडेंट है तुम ऐसा, ठीक है। और पता नहीं यहां पे क्या, कॉलेज स्टूडेंट्स को भी बोला जाता है कि जो फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, उन स्टूडेंट्स के बारे में, ठीक है। यानी वो कम से कम अगर 3 से 4 घंटा अगर कोचिंग में बिता रहा है, तो वो 2-3 घंटा तो जरूरी उसको रिवीजन में लगेगा, नोट्स बनाने में, प्रैक्टिस करने में, यानी आप उसका 7 से 8 घंटा इधर कर लीजिए। यानी इसका मतलब वो कॉलेज कब जाएगा, दिन तो 24 घंटा का ही होता है ना, तो यानी आप उस कॉलेज को डिस्करेज कर रहे हैं कि कॉलेज मत जाइए, और कॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है वो तुम लोग समझता ही है, ठीक है। यानी सिलेबस है, आपको मैंने सिखा दिया, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिलेबस कैसे खत्म करने वाला है, बहुत अच्छा चीज है, कर लेना तुम लोग। सेकंड है कि सिलेबस खत्म करने के लिए कोचिंग में जाना तो पड़ेगा ना, और जाइएगा कैसे, ये बीच में आएगा आपको एक इतना बड़ा क्या, स्कॉलरशिप टेस्ट, ये भी कितना बढ़िया चीज है, तुम लोग को समझ ही गया है ना। स्कॉलरशिप टेस्ट इस देश के लिए वरदान है, अगर स्कॉलरशिप टेस्ट ना हो इस देश में तो क्या एजुकेशन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो देश को बढ़ाने का जिम्मा इन लोगों ने ले लिया है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट तो टाटा भी थे ना, रतन टाटा जी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ही होल्ड कर रहे थे ना, लेकिन मोस्ट ऑफ द, जो आप लोग ने क्या एक्सपीरियंस आज तक किया है, जो भी किसी के मन में कुछ होगा, किसी के मन में 80-20 रेशियो होगा, किसी में 70-30 होगा, ठीक है। यानी इस बात से सब लोग एग्री कर रहे हैं ना कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो ऑपरेट कर रहे हैं वो प्रॉफिट्स के लिए ऑपरेट कर रहे हैं। तब आप लोग को समझना पड़ेगा कितना प्रॉफिट के लिए आप लोग कर रहे हैं। अब देखिए, बताइए कि सर इतना सारा आप हम लोग को दुविधा में डाल दिए, ये प्रॉब्लम, इतना सारा तो सिर्फ प्रॉब्लम ही बता रहे हैं, तो करेंगे क्या, ठीक है। इस चीज का सॉल्यूशन हम देंगे ना, हम जब तक हैं यहाँ पे, तुम लोग के लिए सॉल्यूशंस कभी हुआ है ऐसा कि नहीं मिला है, हर चीज का तुम लोग को यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है।